बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर और पंजगूर बलूचिस्तान में फ़िज़ाई हमले के हवाले से पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफ़ीर को वापस बुलाने का ऐलान किया है। इसके अलावा जो ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं जो इन दिनों तेहरान में हैं, उन्हें कहा गया है कि फ़िल वक्त वो वहीं पर रहें। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ारा बलोच साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिला इश्तियाल तौर पर पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई, जो कि यूएन चार्टर के मुनाफी है और इसका ओनस ईरान पर जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मुतासिर किया गया है, पाकिस्तान अपना जवाबी रद्द-ए-अमल देने का हक रखता है। पंजगूर में फ़िज़ाई हमलों में दफ्तर खारजा के मुताबिक 2 बच्चे शहीद हुए हैं, 3 बच्चियाँ जो हैं उसमें ज़ख्मी हुई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात है, लेकिन इस तरह के वाक़यात इन्हें हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। व्यूअर्स, ये जो अहम पेशरफ्त है इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इसके साथ साथ सफारती महाज ही पर एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है और वो है भारत की आलमी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ और भारत के अंदर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं उससे मुतल्लिक़ अमरीका की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से सालाना रिपोर्ट भी जारी हुई है, जिसमें कहा गया है कि भारत मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इम्तियाजी सलूक है, जो लोग भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो सहाफ़ी तज़ियाकार, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में भारत उस फ़हरिस्त में नंबर 1 है, अव्वल नंबर पे है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। और अगर इंतखाबी महाज की बात करें तो अब 22 दिन रह गए आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से और बड़ा इंतखाबी दंगल होने जा रहा है। हमने कुछ मशक की है और आपके सामने नशिस्तें लेकर आ रहे हैं जहां पर बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके पास अगरचे बल्ला नहीं है लेकिन वो मुख्तलिफ निशानात के साथ इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। ये वो जो सीटें हमने इस हवाले से आपके सामने रखी हैं, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो नौशहरा हो, चाहे वो कराची हो, लाड़काना हो, बलूचिस्तान हो, बड़ा मुकाबला जो है वो होगा। और देखते हैं कि 8 फरवरी को किसका पलड़ा भारी रहता है, अवाम किसको ज़्यादा वोट देती है। पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी ने अपना बाज़ाब्ता तौर पे इंतखाबी मंशूर का कल ऐलान कर दिया। आज सांगड़ से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि अगर अवाम के वोट से वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो एक तो 15 अरब रुपए की जो सब्सिडीज उनके मुताबिक अशराफिया को दी जाती हैं वो डायरेक्ट करेंगे आम आवाम को। इसके अलावा 17 वजारतें विफाक में जो है उनके मुताबिक वो खास काम नहीं करे, इन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा। नून लीग पर भी उन्होंने खासी नुक्ता चीनी की। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का फैसला है। उन्होंने कहा कि 2018 में उनसे शेर छीना गया, पीटीआई से अगर बल्ला छीना गया है तो उसमें मुस्लिम लीग नवाज कसूरवार नहीं। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। बानी पीटीआई भी इलेक्शन दौर से अब बाज़ाब्ता तौर पे आउट हो गए हैं क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया। इन तमाम नुकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास बड़ा एमिनेंट पैनल है दोनों सेगमेंट्स में। पहले सेगमेंट्स के अपने मुमताज़ तजियाकारों का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब ने, दिफाई तजियाकार हैं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने, साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अहम कैपिटल्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, आपका सर बहुत शुक्रिया। दोनों मौसम मेहमानों को फॉर्म में वेलकम। मैं आपकी इजाज़त से एजाज़ चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। एजाज़ साहब, ईरान की जानिब से जो सर ये फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, पाकिस्तान ने अपना बड़ा शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, अपना सफ़ीर वापस बुला लिया है, साथ में ये भी कहा दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कि जो सफारती दौरे थे उन्हें भी मुलतवी कर दिया गया है। तो इस वक्त डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को मुअत्तल किया गया पाकिस्तान की जानिब से, क्या कहेंगे सर? जी, पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो बिल्कुल बजा है। सिफारती लिहाज से हमने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, तहम्मुल का सबूत दिया है, क्योंकि अपने ही मुल्क के अंदर किसी दूसरी मुल्क की तरफ से मिसाइल और ड्रोन का हमला यकीनन एक दुश्मनी पर मबनी कदम है। और हमारे लिए बाइस हैरत इसलिए क्योंकि ईरान दुश्मन मुल्क नहीं है, ईरान एक दोस्त मुल्क है। और इस बॉर्डर को तो हम लोग बॉर्डर ऑफ पीस, लव एंड फ्रेंडशिप कहते थे। तो ऐसे में इतना बड़ा कदम उठा लेना ईरान की तरफ से अभी तक हमारे लिए हैरत का बायस है। और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बड़ा ही मेच्योरिटी,
बड़ी ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है कि हमने कोई टिट फॉर टैट नहीं किया, बल्कि हम ईरानी हुकूमत से ये एहतजाज करके पूछना चाह रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि ईरानी हुकूमत तो खामोश है। अभी तक उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का सही रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि हम अगले 24 घंटे इंतजार करें और देखें कि ईरान की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आता है, फिर हम अगला लाए-अमल अपना तय करें। डॉक्टर बारिया साहब, आपकी राय में इसका मुहर्रिक क्या बना? जैसे अनएक्सपेक्टेड है, कह भी रहे हैं एजाज चौधरी साहब की, तो बॉर्डर ऑफ पीस ईरान के साथ हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात, बरादरान ताल्लुकात, उसमें ये फ़िज़ाई और ड्रोन हमला और उसमें 2 बच्चों की शहादत। बात दरअसल ये कि बॉर्डर ऑफ पीस हमारी तरफ से रहा है, ईरान की तरफ से नहीं रहा। क्योंकि अगर आप देखें 2001, 2012, 2014, 2018, 2020, 2021 जो ईरानियन IGRC है, उनके जो नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ़ औकात में कभी हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो है शहीद करते रहे, कभी वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करते रहे, और हमेशा जो है उन्होंने इस बात को कहा है कि जी ये हम अपनी जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो मुहिम जो है उसको सहारा दे रही है। दूसरी तरफ ये है कि आप जब देखते हैं कि मुहर्रिकात के हैं तो 3-4 मुहर्रिकात हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि IGRC जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जो ईरानियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहरक नज़र नहीं आती है, चाहे वो कुलभूषण यादव का केस हो, मुल्ला मंसूर का वाक़या हो, चाहे उसके अंदर अगर आपको याद हो PC3 ओरियन के अंदर भी जो 3 जो ग्रोह के मेंबर थे उनका भी ताल्लुक शायद जंदाला या जो ये जो जैश अल अदल जिसको कह रहे हैं कि जी जंदौला से निकले हैं, उनका भी ताल्लुक वहाँ से था। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि IGRC जो है ख़ुद बज़ाते ख़ुद इस वक्त बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस की लिस्ट में है, जहाँ उनको एक बतौर दहशतगर्द तंजीम की दुनिया में दिखाया जा रहा है। इस वक्त ईरान के अंदर 700 से ज़ायद तकरीबन 900 प्लस एंटिटीज़ और अफराद जो हैं बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस के ऊपर है। इसलिए इस वक्त जो चीज़ नज़र आती है, फिर कुछ दिनों पहले इनकी जो हिंदुस्तानी कुछ वज़रा हैं उन्होंने भी वहाँ का दौरा किया। अगर तो ये गठजोड़ हिंदुस्तान ईरानियन इंटेलिजेंस का है और उसके अंदर वो अपनी इस एक तरह से आप कह सकते हैं अपनी जो खारजा पॉलिसी की जो तर्जमानी है उस मसला अटैक के थ्रू करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। और तीसरी बात है कि आपके तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स उनके साथ मौजूद हैं, करना चाहते हैं कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन भी तो होते हैं, और अगर वो अपने अंदरूनी पॉलिसीज़ की जो है डाइवर्जन चाहते हैं तो उसका तरीका ये नहीं होता कि आप अपने हमसाया ममालिक के ऊपर ये काम करें। चौथी जो सबसे अहम बात है, यहाँ मंशियात के रास्ते, यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम के रास्ते, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर कोई जानता है कि अफ़गानिस्तान से जो ईरान तक जो रास्ते हैं उनके रास्ते यहाँ से पंजोर से होते हुए जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर उसके अंदर इंटेलिजेंस और इनके मुख्तलिफ स्टेक्स हैं तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप उस स्टेक्स की बुनियाद जो है आप एक दूसरे मुल्क के साथ और एक ऐसे मुल्क के साथ जिसने हमेशा तहम्मुल का साथ दिया है उसके ऊपर आप इस किस्म की दरअंदाजी करें। आप दरअंदाजी करेंगे, जवाब तो आएगा। एजाज साहब, आप सर क्या समझते हैं? हमारे तो बहुत से डिप्लोमेटिक, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। ये जो बात डॉक्टर मारिया साहिबा ने की और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो डिवोर्स पे गुफ्तगू है उसका हवाला दिया, क्या कहेंगे सर इस पे? आपका क्या तबसरा है? और अब हमने जो ये अपने उनके सफ़ीर को कहा है वो वहीं रुकें और अपने सफ़ीर को बुला लिया है, इसको कंप्लीट डिप्लोमेटिक डिसएंगेजमेंट कहते हैं या आप समझते हैं ये किस लेवल का स्टेप होता है? नहीं, ये नहीं, देखिए CDS तो मौजूद हैं, एम्बेसडर्स को से नीचे कर दिया कि मकसद ये था कि एक पैगाम दिया जाए। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन तो इस मुल्क के साथ कभी भी बंद नहीं होते। वहाँ पे हमारे जो FC है, बॉर्डर पे भी हैं, हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है बलूचिस्तान में, वो भी राब्ता रखती है। तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इनके साथ कभी भी हमारे ख़त्म नहीं हुए। मेरा ये ख्याल है कि ईरानी हुकूमत को ये संजीदगी से देखना है और ये बताना है दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी कि ये कैसे ये हो गया। क्या कोई ऐसा कमांडर था जिसने अपने लेवल पे ये काम कर लिया? क्या कोई नॉन स्टेट एक्टर था जिसके पास उनके ड्रोन्स थे और मिसाइल थे? तो भी उनके लिए फिक्र की बात होनी चाहिए, लेकिन उनको सामने आना ज़रूरी है। उन्होंने अभी तक इसके ऊपर नहीं दिया और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि उनकी आला क़यादत के साथ राब्ता करें, इंतज़ार न करें और रहबर के साथ और सदर के साथ कि जनाब ये आप बताइए कि ये किस किस्म का कदम आपने उठाया है। और ये बात सही है कि भाई हमें भी बहुत सारे गिले हैं उनकी तरफ से, हमारे बड़े मसाइल हैं। कभी यहाँ ज़ैनबियून के लोग देखे जाते हैं, कभी कोई ना कोई मसला चलता रहता है, BLA के लोग आते हैं, इंडिया बहुत यूज़ कर रहा है उनकी उसको। तो क्या ये चीज़ जो है इसके ऊपर ईरान की हुकूमत जो है दे नीड टू कम आउट स्ट्रेट। हिंदुस्तान क्या
उनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है एक हद तक, हाँ, क्योंकि हिंदुस्तान ये उनको शेयर दे सकता है कि देखें पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म करने के लिए हमने बालाकोट पे स्ट्राइक की, और आप भी कर सकते हैं, और we got away with it and you can get away with it। उस पे तो लेकिन सर बड़ा जबरदस्त किस्म का जवाब, दंदान चिकन जवाब आया था ना बालाकोट पे जो स्ट्राइक की थी उसका, तो फिर दंदान बिल्कुल चिकन उसके जवाब बाद आया था, और हिंदुस्तान को मालूम है, इसलिए ईरान की तरफ से इस किस्म की शय पाके करना भी जो है वो भी मैं समझता हूँ कि बड़ी ही इमेच्योरिटी होगी। तो इस वक्त देखना यह है कि अगले 24 घंटे में ईरान की हुकूमत क्या बोलती है, क्योंकि वो पूरी सरार तौर पर खामोश है और उनकी तरफ से उस तरीके से नहीं आ रहा जिस तरह हमने प्रेस रिलीज निकाली है, वो भी बताएं कि ये क्या हुआ था और उनकी तरफ से क्यों इस किस्म का दुश्मनी पर मबनी कदम उठाया गया। वैसे चाइना की तरफ से जो है वो उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक रद्द अमल आया है। मैं आता हूँ कि जिस पे कहा दोनों पाकिस्तान और ईरान से कहा है कि इस मौके पे जो है वो डी एस्केलेशन और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए। यू वांटेड टू ऐड समथिंग? कि देखें ईरान की हुकूमत खामोश नहीं है। ईरान के जो प्रेस टीवी है, ईरान की जो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग है, वो जो नैरेटिव चल रहा है उसी नैरेटिव को फ़रोग़ पॉलिटिकल लीडरशिप से बात से मुराद होगी। तो देखिए पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर तो ईरान की टेलीविज़न नहीं चल सकता ना। आप ये कोई आम मुल्क तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहाँ आप अपने एक ज़राए इब्लाग को इस्तेमाल कर रहे हैं एक ख़ास प्रोपेगेंडा के लिए, एक ख़ास सच को तरतीब देने के लिए, तो उसके कुछ इफ़ेक्ट्स भी हैं। मेरे ख्याल से जो चीज़ नहीं एक्सपेक्टेड थी वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ही शदीद रद्द अमल आएगा। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान हमेशा की तरह पी भी जाएगा, चुप हो जाएगा। लेकिन देखें अगर आज आपके 2 बच्चे शहीद हैं, 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हैं, अगर आप उनका खून की कोई कीमत नहीं लेंगे, आप उसके ऊपर अपनी हदूद का तयन नहीं करेंगे, तो आप किस चीज़ पे अपनी हदूद का तयन? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हमारी बिल्कुल रेड लाइन है। थोड़ा सा मैं उस हवाले से भी जानना चाहूँगा एजाज साहब आपसे और फिर डॉक्टर साहब आपसे। सर भारत का भी चूँकि जिक्र है और उनके हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ जब भी कोई मुहिम जुई हो या प्लानिंग हो तो भारत का जिक्र ज़रूर आता है। अभी ये अमेरिकन US स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें कहा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसमें भारत जो उस फहरिस्त में अव्वल नंबर पे है। फिर आपने ये भी हमने देखा था वो हरदीप सिंह का जो कनाडा में एक एपिसोड हुआ, भारत की जो आलमी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, क्या कहेंगे इसका? एक तरफ अमेरिकी US स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है जो चशम कुशा है और भारत को स्पॉटलाइट में लाती है, दूसरी तरफ उनके आपस में बड़े गहरे मरासिम भी हैं, चूँकि आप तो अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। किस तरह देखते हैं इन दो फैक्ट्स को एजाज साहब? जी देखिए अमेरिका की तरफ से ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो सारे मुल्कों पर आती हैं और हमारे मुल्क पर भी आई तो हमने भी उसको रिजेक्ट ही किया। लेकिन हिंदुस्तान के मामले में ये सिर्फ एक रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से नहीं है बल्कि तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से तवातर से यही बात उठाई जा रही है कि वहाँ पे मजहब के नाम पर तरजीही सलूक किया जा रहा है। हिंदुओं को वो एक हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं तो मुसलमान और ईसाई जो हैं इनको वो कहते हैं कि आपको तो यहाँ रहने का हक ही नहीं, क्योंकि RSS का फलसफा यही था। तो जो रिपोर्ट में लिखा है वो भी दुरुस्त है और जो बाकी जगहों से भी हमें जो शवाहिद मिल रहे हैं वो यही हैं कि हिंदुस्तान में इस लिहाज से एक बहुत शदीद किस्म का मैं समझता हूँ कि प्रमोशन होने जा रहा है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी कम्युनिटीज को अपने मुल्क के खिलाफ खुद आप कर लें। लेकिन मैं एक लिहाज से हिंदुस्तान की इस रवैये का जिम्मेदार अमेरिका को भी समझता हूँ, क्योंकि अमेरिका ने चीन के खिलाफ घेरा बांधने के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान को शह दी है और इतना मिलिट्री भी उनको तैयार किया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत अब ये समझती है कि वो कुछ भी कर गुजरे इंटरनली और एक्सटर्नली वो सब कुशर है, कोई उनको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है, सब उनके साथ डील करना चाहते हैं। तो एक लिहाज से अमेरिका की ये आशीर्वाद थी हिंदुस्तान के ऊपर जो ये रंग दिखा रही है कि हिंदुस्तान का इतना हौसला बढ़ा हुआ है कि वो इंटरनली तो अपनी बाकी तमाम माइनॉरिटीज को तकरीबन एथनिकली क्लीन सी करना चाहता, अभी उस स्टेज पे तो नहीं पहुंचा लेकिन वो उस तरफ बढ़ रहा है। मकबूजा कश्मीर में तो इस किस्म के इकदाम ले लिए हैं और एक्सटर्नली वो एक अपने आप को एक किस्म का रीजनल पुलिसमैन या रीजनल हेजमॉन या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहा है और अपने आप की पोजीशन अपनी इंडियन ओशन में
इधर जो अरेबियन सी है उसके अंदर वो बड़ा असर्ट कर रहा है अपनी पोजीशन को, असर्टिव पोजीशन पे आ रहा है। आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं दोबारा लौट के आता हूं डॉक्टर मारी, इस पे आपके भी मैं कमेंट चाहूंगा कि एक तरफ तो हमने बात की जो आज जो रिसेंट एपिसोड है, फिर इंडिया की जानिब से ये जो इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पे अमेरिकन रिपोर्ट, वही सवाल मैंने जो एजाज साहब से किया था वो आपसे करूंगा, किस तरह देखती आप भी उनके तजिए से मुत्तफिक हैं कि इंडिया एक तरफ से एक्सपोज तो होता है लेकिन चूंकि वो एक रीजनल अपने आप को पार समझ रहा है, फिर उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी अमेरिका के साथ, तो दे आर गेटिंग अवे विद दीज थिंग्स, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं योर रिच नॉर्थ के। देखिए इस वक्त रिच नॉर्थ के इंटरेस्ट तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो हिंदुस्तान में हो रहा है शायद लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जब आप एक दफ़ा जो है एक मॉन्स्टर बना देते हैं तो उसको फिर बंद करना मुश्किल होता है। वो मॉन्स्टर फिर कुलभूषण यादव के केस में भी नज़र आता है, फिर वो कनाडा में भी नज़र आता है, फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स में भी नज़र आता है, फिर वो बरतानिया में भी, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, हर जगह पे नज़र आएगा। दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान जो कुछ करने जा रहा है सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उन्होंने एक बात वाजे कर दी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अक़लियतें हैं उनके पास नो राइट टू लाइफ, यानी कि उनके पास हक़ के तशख़्ख़ुस उनका ख़त्म कर दिया या उसको चैलेंज कर दिया कि अगर वो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं तो 12 साल की सुकूनत दिखाएं, डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, हिंदुस्तानी स्कूलों में वो रहते हैं वो बताएं, और नहीं रहते तो हम आपको डिटेंशन सेंटर्स में डालेंगे। यानी कि कुछ फैमिलीज़ के कुछ मेम्बरान को डिटेंशन सेंटर्स में डाला जाएगा और कुछ में नहीं। इस वक्त जितनी तेज़ी से हिंदुस्तान के अंदर डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। आसाम के ऊपर हम चुप हैं, कश्मीर में जो उन्होंने किया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसका जो है आवाज़ पाकिस्तान तो मुतवातर उठा रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। फिर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कुछ किया है, जो फार्मर मूवमेंट के तहत किया गया, और उसके साथ साथ जो हिंदुस्तान में कोशिश की जा रही है वो ये है कि वो एक परमानेंट मेजॉरिटी पैदा कर रहे हैं। परमानेंट मेजॉरिटी कौन सी? परमानेंट मेजॉरिटी उन निचले तबकों की, हिंदुओं की, जिनको ये कहा जा रहा है कि आप दोबारा एक राइटफुल सिटीज़न बन सकते हैं अगर आप इन अक़लियतों के जो हकूक़ हैं वो आप ले लें। यानी कि आप एक सेफरनाइजेशन लेके आए हैं जो आवाम तक आ गई। हमने इंतहा पसंदी का सिर्फ एक सेगमेंट था पाकिस्तान की सोसाइटी में जो इंतहा पसंद हुआ, और उसका खमियाजा पूरी कौम ने भुगता। आप जो कुछ करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में वो पूरी सोसाइटी को आप इंतहा पसंदी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि आप 1000 साल की जो तारीखी आपकी आइडेंटिटी है उसको आप ख़त्म करेंगे। वो जहाँ कह रहे हैं कि जी हम ताजमहल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जहाँ वो कह रहे हैं हम अयोध्या मस्जिद को ख़त्म करना चाहते हैं, जहाँ आपके अदारे सुप्रीम कोर्ट जो महाफिज समझे जाते हैं किसी जो मॉडर्न रियासत को, वो कह रहे हैं जी हमने 1400 साल पहले भी नहीं 3000 साल पहले की जो गवाही है कि यहाँ रिमेन्स थे, हम उन रिमेन्स को मारते हैं। इस तरह तो सारी दुनिया में 3000 साल पहले बहुत सारी चीज़ें थी। इसका मतलब है कि किसी के पास कोई राइट नहीं है। आप जिंदा लोगों को दरगो मतलब उनको आप दफन कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर आप चुप हैं, क्योंकि इस वक्त आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं मोदी गवर्नमेंट के, इंतहा पसंद गवर्नमेंट के, अमेरिका के जायंट्स के साथ, बोइंग के साथ, रेथियन के साथ, बाकियों के साथ। ठीक है, आप साउथ को डेवलप करना चाहते हैं, आप इंडियन जो आईटी प्रोफेशनल्स उनको कहते हैं कि अगर वो अमेरिका जाएंगे तो उनको कोई इंश्योरेंस नहीं पे करनी पड़ेगी, उनको कोई जो टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, आप आईटी वर्ल्ड बनाएं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप लोगों के खून पे बनाएं? और जब आप लोगों से उनकी हक की शनाख्त और उनकी जो है राइट टू लाइफ ले लेंगे तो फिर रिएक्शन तो आएगा। 1947 में भी आया था और अब भी आएगा। बड़ा अहम आपने नुकात उठाए। वक्त मेरा ख़त्म हुआ जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, एजाज अहमद चौधरी साहब, सर थैंक यू सो वेरी मच। बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं और ज़ाहिर बात है कि डिप्लोमेसी में आर्ट ये है कि जो इम्पॉसिबल्स में से पॉसिबल राहें तलाश करना। एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत, इंतखाबी सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब हमारे साथ होंगे, आदिल शाहजेब साहब जो डॉन के प्राइम टाइम एंकर हैं, और अब्दुल समद याकूब साहब पीटीआई के हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। जी एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किए जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने, पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और अपने हल्के बलोचिस्तान से हमारे साथ बजरिया टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनका शुक्रिया करेंगे। आदिल शाहजेब साहब वेरी सीनियर एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, एंकर हैं,
प्रीमियर डॉन टेलीविजन का शो अपना करते हैं लाइव विद आदिल शाहजेब। आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल समद याकूब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बुनियादी अरकान में आपका शुमाल होते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज करेंगे कादिर बलोच साहब से, क्योंकि उनकी पार्टी ने आज इंतखाबी मंशूर बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दिए। तमाम मौजूद को फॉर्म वेलकम। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपने मंशूर पेश कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, क्या कहेंगे? आप तो बलूचिस्तान से पहले भी इस हल्का से इलेक्शन जीत कर आए थे, फिर 2018 में नहीं जीत पाए, अब 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है, अवाम की क्या तवक्कुआत है? बलूचिस्तान में बड़े दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। मुस्लिम लीग नवाज कह रही है कि उनके पास इलेक्टेबल्स बहुत हैं, हुकूमत बना लेंगे। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक और बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेगी। ऐसा मंशूर दिया है जो लोग मानेंगे कि जो आप बातें और वादे और दावे कर रहे हैं उनको पूरा कर पाएंगे? जनरल साहब शाह साहब, बात यह है कि अवाम से रिलेटेड मंशूर है, गरीब अवाम से रिलेटेड मंशूर है, और जो तमाम पॉइंट्स बताए गए हैं, चाहे वो बिजली में रिलीफ है, चाहे बेनजीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम है, चाहे किसान कार्ड्स है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड जो कार्रवाई है, सब के सब गरीब अवाम से रिलेटेड वो एक्टिविटीज हैं जो कि इनका करना इतना मुश्किल नहीं होता है। इसको अवाम की सपोर्ट होती है, और उसके लिए फंड्स का बंदोबस्त करने के लिए भी हमारे चेयरमैन लाएबल बताया हुआ है। हम समय 100% यकीन है कि इंशाल्लाह जो प्रोग्राम इन्होंने दी है उस प्रोग्राम को ठीक ठाक पजीराई मिलेगी, और उस पजीराई मिलने के नतीजे के तौर पर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग वो नतीजे हासिल कर सकेंगे जिसके जो हमने एम किए हुए हैं। जो 15 साल से आपकी सिंध में हुकूमत थी, बलूचिस्तान की आवाम उसको देखकर समझती है कि वहां जो आप लोगों ने तरक्की लाई या डेवलपमेंट का काम किया, उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए बलूचिस्तान में तरक्की करेंगे, क्योंकि आपके नाक़दीन कहते हैं कि 15 साल में आप लोगों ने कोई खास बदला नहीं है सिंध को। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये एक बहुत जो ना ये बहुत संगीन किस्म का इल्जामात हैं। अच्छा। और ये अनफॉर्चुनेटली इंप्रेशन क्रिएट की गई है पंजाब में और के में, जिस तरह पीपल्स पार्टी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकी है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी कोई बात होती तो 3 मरतबा इलेक्ट होना कोई आसान बात नहीं है। अभी तक कोई इस किस्म के इल्जाम नहीं लगाए गए कि हमारे लिए कुछ ठप्पाबाजी हुआ या हमें एक स्पेशल तौर पर जितवाया गया सिंध के अंदर। सिंध में अगर पार्टी जीती है तो अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पर जीती है। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान वाले लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हैं सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। जो हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने क्रिएट किए हैं, अच्छा। लाड़काना में, सखर में, गम्बट में, जहाँ पर फ्री ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है, चाहे वो लिवर से मुतालिक है या किडनी से मुतालिक है या हार्ट से मुतालिक है, और वहाँ पर हमारे लोग जाते हैं, यकीन करें कि बड़े पैसे मांगते हुए जाते हैं हमसे, और जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो बाद में यही बताते हैं कि कुछ भी उनको खर्चा नहीं करना पड़ा है। सिंध के रोड सिस्टम में खुद घूमता रहा हूँ, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड जितने भी हैं, बिलीव यू मी, उनकी जो सरफेस है वो मोटरवे टाइप है, स्पेशल किस्म के कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने बताया। ये वो बातें हैं, आपको अजीब से लगेंगे, लेकिन एक मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जनरल कादिर हूँ, मैं इधर उधर एग्जैजरेट करने वाला आदमी नहीं हूँ, न मैं कोई उस किस्म का सियासी कारकुन हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करे। मैं वो बात बता रहा हूँ जो देखने वाली है। और जहाँ तक सर, मैं कादिर साहब आपकी इजाजत हो सर, मैं दोबारा लौट के आते हैं, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपने नुक्ता बयान किया। आदिल शाहजेब साहब, आप क्या समझते हैं सर, अब आपको इलेक्शन का समाप बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कल PMLN ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया, ओकाड़ा से पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मंशूर दिया, साथ में अब्दुल समद याकूब साहब की जमात से बल्ला छिन गया है। अलबत्ता इनके कैंडिडेट्स मैदान में हैं, उनके मुख्तलिफ किस्म के उनको सिंबल्स मिले हैं, किसी को बैंगन मिला है, हाथ गाड़ी मिली है, किसी को ट्रैफिक सिग्नल मिल गया है, बोतल मिल गया। आज पेशावर हाईकोर्ट भी इनके बहुत से उम्मीदवार गए थे, लेकिन पेशावर हाईकोर्ट ने कहा आप जो सिंबल दे दिए गए हैं उन्हीं पे आप लोग इक्तफा करें और दरखास्त खारिज कर दी है। क्या कहेंगे आदिल शाहजेब साहब? देखिए अनवारुल हसन साहब, खुशाइन बात ये है कि इंतखाबात हो रहे हैं। अभी तक तो आप भी सुबह उठते थे तो 3-4 मैसेजेस सुबह से शुरू हो जाते थे, और हमसे सिर्फ जहां भी हम जाते थे, मैसेजेस से लेके जहां भी हम जाते थे, जो भी हमारे प्रोग्राम में आता, एक ही सवाल करते थे, यार इंतखाबात हो रहे हैं तो कम से कम ये तो अब यकीनी बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, ECP की जानिब से भी और केयरटेकर गवर्नमेंट की जानिब से भी कि इंतखाबात हो रहे हैं, और ये जो एक जमहूरी अमल का एक जो ये प्रोसेस है ये कंटिन्यू करेगा। दूसरी बात, जहां तक तहरीक इंसाफ के बल्ले की बात है, इंतखाबात समाअत की बात है,
तो देखिए तहरीक इंसाफ का इस वक्त गिला ये है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उन्हें दीवार से लगा दिया गया है। तो आज तक तो अगर आप देखें तो 2018 में जो तहरीक इंसाफ को लाने के लिए किया गया, अभी तक तो उसका हमने फिलहाल तो 10% भी नहीं देखा। मतलब जो PMLN के साथ हुआ था या जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, तो तहरीक इंसाफ के गिले शिकवे अपनी जगह और उनमें से कुछ गिलों में बिल्कुल वजन मौजूद है, लेकिन हमें ये चीज सोचनी होगी कि इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्या जो जद्दोजहद है वो सिविलियन बालादस्ती के लिए है या वो इसके लिए है कि हम जो पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे थे, आपने हमें क्यों निकाला, आप हमें वापस ले आए, हम आपको इनसे बेहतर सर्व करेंगे। तो इसकी क्या गारंटी है कि इमरान खान साहब और यही तहरीक इंसाफ जो है फिर दोबारा से एक हाइब्रिड रिजीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होंगी। असल में इस वक्त रियासत का सोचना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को, और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बनेगी उनका सबसे पहला काम जो है वो IMF के पास जाके एक और वायदा करना होगा, और वरना तो खुदा ना खास्ता आप फिर डिफॉल्ट की जानिब जा सकते हैं। जो पाकिस्तान के असल इश्यूज है, आपका जो सर्कुलर डेप्थ है एनर्जी का, वो ट्रिलियंस ऑफ जो है रुपीस में क्रॉस कर चुके हैं, 5-5.5 हजार अरब रुपए, वो हमारा मसला है। पिछले 3 महीनों में आपने जितनी गैस महंगी कर दी है, जितनी बिजली महंगी कर दी है महीने में, तो वो अवाम वो बोझ सह नहीं सकते। तो मेरे लिए मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सी जमात कौन सा अवाम दोस्त मंशूर पेश करती है। इलेक्शंस में सारे जाएंगे, और जहां तक बल्ले का सवाल है तो देखिए हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप फैसले पे जरूर तनकीद कर सकते हैं, उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जज साहिबान की तस्दीक की जा रही है और एक बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है, वो मेरे ख्याल में किसी एक सियासी जमात को ज़ेब नहीं देती। अब देखें, जहां तक बल्ले का मामला है तो उस वक्त तो काजी फाइज ईसा बेचारे खुद ज़ेरे ताब थे 2 साल, और यही तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है उन्होंने तो बाकायदा एक जासूस इदारे को, कंपनी को यूके में हायर किया था इनकी पूरी प्रॉपर्टीज निकालने के लिए, जितना उनकी मिसेस को कोर्टों में घसीटा गया, ह्यूमिलेट किया गया। तो ये बल्ले वाला मामला तो उस वक्त से शुरू हुआ है, तो काजी फाइज ईसा का तो कोई लेना देना नहीं है। 2021 से जब आपको अल्टीमेटम दिया गया कि जनाब आप 1 साल के अंदर अंदर इंतखाबात कराएं वरना आपसे बल्ला छिन जाएगा, उस वक्त आपकी गवर्नमेंट थी, आप नहीं करा पाए। अच्छा, आखिरी अल्टीमेटम आपको 20 दिन का दिया गया 1 माह पहले कि जनाब आप जल्दी से इंतखाबात करा लें, लेकिन आपने अपने आइन के मुताबिक भी वो इंतखाबात नहीं करवाए, ना कागजात नामजदगियां आपने दी, ना कोई और उम्मीदवार को रहने दिया आपने, बस वो वैसे ही जिस तरह से तहरीक इंसाफ को खुसूसी तौर पर ट्रीट किया जाता रहा हमारी अदालतों में भी और हमारे इलेक्शन कमीशन में भी, माजी में भी, उनका यही था कि उन्हें उसी तरह दोबारा से ट्रीट किया जाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, तो तहरीक इंसाफ जो है ये जो फैसला हुआ है, मेरे ख्याल में आर्टिकल 17, अगर मैं एक आइन और कानून के तालिब इल्म के तौर पर उसको देखूं तो बुनियादी रिप्रेजेंटेशन और वोट देने का जो हक है, मेरी नजर में तहरीक इंसाफ को अगर इस वक्त वो दे दिया जाता और ये कह दिया जाता कि इलेक्शन के बाद आप अपना इंट्रा पार्टी करा लें तो वो ठीक है, लेकिन ये काजी फाइज ईसा की कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जहां आपसे जब ये सिर्फ एक दस्तावेज मांगी जाती है कि आपने अकबर एस बाबर को, आप जो कह रहे हैं कि हमारे मेंबर नहीं है, कब निकाला, आप वो एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते। आप अपने ये आदिल आप आम नुकात उठाए, मेरे साथ रहेगा, इस पे मैं जरूर जवाब लूंगा, आपसे सम्मत, इस पे आप जरूर अपना यू हैव द टाइम, आप इस पर जवाब दीजिएगा जो आदिल शाहजेब साहब ने नुकात उठाएं। साथ में ये भी जानना चाहूंगा कि इस जब वर्डिक्ट आया था तो बैरिस्टर गौर साहब वो मौजूद थे और सेनेटर अली जफर साहब भी थे, और उन्होंने कहा अब हम 8 फरवरी के इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, उसमें हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो साथ में आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो शेर अजवल मरवत साहब, रऊफ हसन साहब और हामिद खान साहब का एपिसोड है, ये आपके और ज्यादा वोटर्स के लिए मायूसकुन सूरत हाल नहीं पैदा कर रही? देखें, सबसे पहले तो एक ही गो में जितनी जो किरदार या जो बेहुदा किस्म का बयानिया जो है आदिल शाहजेब साहब ने क्राफ्ट करने की कोशिश किया, मैं कहूँगा कि जी ये तो गैर पार्लिमानी नहीं है, पार्लिमानी इखलाकी को गैर इखलाकी वर्ड नहीं है कि, और फिर इखलाक का दर्स
आदिल शाहजेब के लिए, आप क्योंकि वो बोले हैं तो सुने। देखें, अगर 2018 में नून लीग के साथ ज्यादती हुई तो आप एक सेकेंड, आप मुझे कंप्लीट करने दें, मेरी बात। अगर 2018 में किसी के साथ ज्यादती हुई, अगर 2018 में नून लीग के साथ ज्यादती हुई तो उसको ज्यादती कहना चाहिए। चले देखें, मेरी बात सुने, अगर उस वक्त कोई ज्यादती थी तो आप खुल के उसको ज्यादती कहें, मगर आप ये ना करें कि जी आप उसकी तो मजम्मत करें, उसको तो कहें कि जी वो 10% जो हमारे साथ हो रहा है वो तो उनके साथ जो हुआ था वो 10% भी नहीं है, यानी कि जो हमारे साथ हो रहा है। मतलब ये कि ये जस्टिफाई करने का तरीका है कि क्योंकि किसी के साथ अगर बुरा होता था तो आज अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करें। या क्या उस वक्त किसी एक शख्स का आप नाम बता सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं पर्सनल हो रहा हूं कि किसी को जो है वो जहांगीर तरीन के घर से इस तरीके से अगवा करके निकाला जाता हो या आपके शो में बिठाया जाता हो, जब ये चीजें आप वो नहीं कर सकते। दूसरी बात ये कि अब आप अकबर एस बाबर का पूछा, वो तो अदालत उस्मानी ने पूछा था। अच्छा, आप लोग हमेशा डिस्प्यूट करते हो, हमारे बानी रोकन नहीं है, मैं निकाले जाने का कुछ सर्टिफिकेट तो होता है। देखें बिल्कुल प्रेजेंट किया है, मैं 6 घंटे बैठ के मैंने वो हियरिंग सुनी है, मैं कोर्ट नंबर 1 में मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट में। 2011 का उनका नोटिफिकेशन शो कॉज के बाद उनको टर्मिनेशन का पेश किया गया है। अच्छा, मसला सिर्फ अकबर एस बाबर सिर्फ एक फरीक नहीं था, 14-13 और जिनकी बुनियाद के ऊपर वो किया गया वो 13 लोग थे, ठीक है, टोटल 14 ये स्टैंडर्ड। अच्छा, क्या आप 13 लोगों की बुनियाद के ऊपर एक जो 12 करोड़ वोटर है उससे आप उसके सिंबल का हक छीन रहे हैं? और आप अभी भी कह रहे हैं कि जी लेवल, देखिए या तो आप बन जाए फ्रीक, आप अपनी न्यूट्रलिटी को आप अगर बरकरार नहीं रख सकते तो आप कहेंगे जी मैं खुल के एक पार्टी के खिलाफ हूं। अगर उनकी राय इतनी बाइस्ड होगी तो वो ये एडमिट भी करें कि हाँ ठीक है जी, मतलब आप एक ही गो में आप पूरा एक पार्टी को आपने वो कर दिया, कहीं पे आपने जाके जस्टिफाई किया मां सिवाय एक बात के उनकी कि हाँ ठीक है आर्टिकल 17 के तहत जो 17 के तहत नहीं, वही तो बुनियादी हमारा वो था। चलें ठीक है जी, फैसला आ गया, एक फैसला आ गया, ठीक है जी, फैसले के ऊपर तनकीद हो सकती है किसी इंडिविजुअल के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, चीफ जस्टिस के ऊपर, लेकिन बहुत हुई, मान लेते हैं, वो एक नेचुरली। अब आप सोशल मीडिया देखें, नेचुरल आप लोगों ने 9 मई को भी कहा था, अच्छा फिर उसको बस्ट को नहीं सस्टेन कर सके। अच्छा देखें क्रिटिसाइज किया गया। मैं किसी भी गैर इखलाकी जो हमारे माशरती इक़दार के से लो हों, आप तनकीद करें, भले आप किसी चीफ जस्टिस के ऊपर कर रहे हो, मगर वही कि उस पर तो कोई वो नहीं है ना कि मॉरल वैल्यूज को और इन चीज़ों को वो बंदा ख्याल रखते हुए। सिर्फ एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इन्होंने 5.7 ट्रिलियन का, मैं करेक्ट कर दूं, टोटल जो है 5.7 ट्रिलियन का सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर का, वो सर्कुलर डेट या आपका फिस्कल डेफिसिट या आपका जो इवन आपका रेवेन्यू है वो पहली बार जो है वो आपका जो डेट सर्विसिंग है उसको पूरा नहीं कर सकता। एक इकोनॉमी की बात से इत्तेफाक कर सकता हूँ कि जी ठीक है, बिलावल को आके ये बताना चाहिए मंशूर में शादी से पहले किए गए वादों वाला मंशूर नहीं देना चाहिए, वो हकीकत पर आप लोग वैसे 50 लाख घर का था और 30 लाख घर का है। एक और जवाब दे दीजिए जो मैं सवाल किया, जो आपसी इख्तलाफात हैं वो ज्यादा आपके जो कारकुनान है उनको मायूस नहीं करेंगे? पहले ही निशान चला गया, अब पता नहीं कितने मुख्तलिफ निशानात हैं उन पे आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं, साथ में ये जो आप लोगों की फाइट हो रही है थ्रू मीडिया, रऊफ हसन साहब, शेर अफजल साहब, हामिद खान, ये तो आपके वर्कर्स को और ज्यादा डिसअपॉइंट करेगा। नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो हमारी सियासी मुखालिफी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला को अंदर घर के अंदर ही रहना चाहिए, उस पर तो कोई इख्तलाफ वाली बात नहीं है। ठीक है, आप समझते नहीं होना चाहिए। आदिल, मुझे पता है यू हैव राइट ऑफ रिप्लाई। मैं जरा कादिर बलोच साहब को नुक्ता लेकर फिर आपके पास आऊंगा। कादिर बलोच साहब, सर जाहिर बात है जो आदिल शाहजेब साहब बात कर रहे थे कि जो मुआशी प्लान है वो बड़ा मैटर करेगा। आपने बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 30 लाख घरों की भी बात की, साथ में सस्ती बिजली की भी बात की, महंगाई कम करने के हवाले से भी बात की। आप समझते हैं कि उसके लिए हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जरूरत होगी आफ्टर द इलेक्शंस, 8 फरवरी इलेक्शन? वो माहौल आपको दिखाई दे रहा है? हम देख रहे हैं कि बिलावल साहब अपनी गुफ्तगू में ये भी कहते हैं, नून लीग को हवाला देते हुए बैनुल सतूर बल्कि खुलेआम, कि अगर चौथी दफा वजीर आज़म बन गए तो बदले की सियासत होगी। आज अगर पीटीआई इसकी रिसीविंग एंड में है तो कल ये दोबारा होंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूं कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है? अगर पोलराइज सोसाइटी में ज्यादा इलेक्शन बयानी में पोलराइजेशन का अंसर गालिब हो तो फिर इकोनॉमिक बहाली की तरफ तो हम नहीं बढ़ सकते ना हतमी तौर पे। जनरल कादिर साहब,
शाह साहब देखिए, आप क्यों ये मफसूलों के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं? क्या फर्ज ये कर रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट क्यों? आप फर्ज ये कर रहे हैं कि किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी। ये तमाम मफरूजे जो हमारे मुल्क में वोट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि एक वाज़ेह मेजॉरिटी मिलेगी किसी भी एक जमात को? बिल्कुल, हम समझते हैं कि इंशाल्लाह हमारी पार्टी को वाज़ेह मेजॉरिटी मिलेगी। अगर मेजॉरिटी नहीं भी होगी, इंशाल्लाह कोalition होगी। हमारे सारे लोग मुहब्बत वतन हैं, वो इस मुल्क में स्टेबिलिटी चाहते हैं। एक ऐसा माहौल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और बड़े लेवल पे हो और रोजगार के बेशुमार मौके पैदा हो और टैक्स की जो कार्रवाई की जाए। क्या हमारे मुकद्दर भी एक कहा हुआ है कि हम इस तरह से डिस्टेबलाइज एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचेंगे? नहीं, ये नहीं है। हम भी तो एक मुल्क, एक न्यूक्लियर करता मुल्क है, एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला मुल्क है। और फिर हमारा मुल्क जो है ना, उसका निजाम जमहूरियत पर बेस्ड है। हमारा एक जबरदस्त आइन है जिसको कोई नहीं कर सकता है। उसके मुताबिक मेरे ख्याल में जो कुछ पिटफॉल थे, जो गलतियां थी, जो हम लोगों ने गलत काम किए थे, जिसके नतीजे के तौर पर इकोनॉमिक डेवलप हुआ, जिसके नतीजे के तौर पर इस साल की ग्रोथ 1.7 की बात कर रही है, ये सामने रखें। और मुझे 100% यकीन है जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसके बाद वो एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगा। हम लोग सारे मुहब्बत वतन पार्टियां हैं, उसके ऊपर मेरे ख्याल में इख्तिलाफ कोई नहीं करेगा और मुल्क में इंशाल्लाह मुआशी बेहतरी आएगी। अगर मुआशी बेहतरी नहीं है और डिफाल्ट की तरफ हम जाए फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आदिल शाहज़ेब साहब क्या कहेंगे? अब्दुल समद याकूब साहब को थोड़ा इतराज़ात थे, आपका जो बयानिया है उस पर राय दीजिएगा। और दूसरा, जनरल कादिर साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको नजर आ रही इलेक्शंस के इनेकाद के बाद। देखिए, मैं अब्दुल कादिर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे भी स्टेबिलिटी नजर आ रही है और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्टेबिलिटी ही वे फॉरवर्ड है पाकिस्तान के लिए, वरना आपके लिए आगे ट्रबल है। जो पिछले 1.5 साल हमने अपने मुल्क के साथ किया और जो हमारे मुल्क के साथ हुआ, जिसका हमने ड्रॉप सीन एक देखा 9 मई को भी, वी कांट अफोर्ड दिस एनीमोर। खुदा ना खास्ता अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है तो स्टेबिलिटी हम सबकी जरूरत है और तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके पास ऑप्शन ही नहीं है स्टेबिलिटी के अलावा। अब मैं आता हूँ जिन साहब की आप बात कर रहे हैं उनकी तरफ। एक तो पहली बात तो ये है कि मैं जो बातें कर रहा हूँ ये मेरे नजदीक मेरे फैक्ट्स हैं, आजादाना सहाफत के फैक्ट्स हैं। उनके नजदीक ये बयानिया होगा, ये कोई बयानिया नहीं है। दूसरी बात ये है, तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा आज जो सुकड़ के जहां पर तहरीक इंसाफ खड़ी है उसकी बड़ी वजह यही है जो इन्होंने आगाज में ही मेरे जवाब में क्या कहा, ये बेहूदगी है या जो भी है, ये बेहुदा ये बातें हैं। बेहूदगी वो होती है जो आप सहाफियों को 6-6 हजार माँ बहन की गालियां पढ़वाते हैं। बेहूदगी वो होती है जब आप किसी के माँ बहन के होटल का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। अगर वो तहरीक इंसाफ के साथ आज हो रहा है, हम उसकी भी मजम्मत कर रहे हैं। उस वक्त जो आपने ये बेहूदगी की थी उस वक्त भी मजम्मत की थी। बेहूदगी ये होती है जब नवाज शरीफ को साकिब निसार ने खड़े खड़े निकाला और आज आप कह रहे हैं कि जी वो गलत हुआ था, और आपके इमरान खान साहब ने कहा था कि ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ है, उसे पार्टी का चेयरमैन भी नहीं होना चाहिए। बेहूदगी वो है जो काजी फायज ईसा और उनकी मिसेस के साथ सारी बेहूदगियां हुई है। लेकिन इन चीजों से अब हमें आगे निकलना होगा। देखें, केस जो लड़े जाते हैं वो अदालत में लड़े जाते हैं दस्तावेजात की बुनियाद पर। आप सोशल मीडिया पर अकबर एस बाबर को 12,000 गालियां आप निकाल दें और भी निकाल दें, लेकिन आप उससे तो केस नहीं जीत सकते भाई। आप पॉपुलिस्ट नैरेटिव के साथ ये चीजें आगे नहीं बढ़ा सकते अदालत में। अदालत में आपने शवाहिद की बुनियाद पर आगे बढ़ना होता है। जी, वो आपने सही कहा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था बिफोर आई गो टू समद याकूब साहब, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि डिवाइडेड ओपिनियन है इस पे। हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी है, चाहे लीगल फर्टेनिटी है, बाजू की राय ये है कि जुर्म इनके इंटर पार्टी इलेक्शन जो है उनमें बहुत से सुकम थे और ये एक्सेप्ट भी किया गया है। कल भी हमारे शो में तैमूर झगड़ा साहब भी थे, उन्होंने माना कि जी बहुत से इश्यूज होंगे, लेकिन उनका ये इस्तेदलाल है कि जिस तनासिब की सजा थी उससे बहुत ज्यादा मिल गई। तो इस पे मैं जानना चाहूंगा, आप समझते हैं कि जो जैसे ANP को जुर्माना कर दिया, लेट से 1 लाख या 20 लाख 20,000 रुपए। बिल्कुल, ये आपका अभी तक पूरे प्रोग्राम में सबसे जबरदस्त सवाल है और मैंने अपने पहले तज्जिए में ही जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको आर्टिकल 17 का हवाला दिया। हम वो लोग हैं जो ऐसी सजाओं के खिलाफ हैं, लेकिन
आप जब कमरे अदालत में होते हैं तो आपको कम से कम पूरे डॉक्यूमेंट्स और इन चीजों के साथ तो जाना चाहिए ना। और मैं समझता हूं कि देखें, आर्टिकल 17 की जो दो चीजें हैं, एक तो रिप्रेजेंटेशन का राइट जो है, अगर आप किसी पार्टी को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान की जितनी आबादी है आप उन्हें महरूम कर रहे हैं उस पार्टी को वोट देने के लिए। फिर राइट टू वोट है, पाकिस्तानी अवाम के साथ ये उनका फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट है। लेकिन फिर उसी आर्टिकल 17 में इंट्रा पार्टी की भी शिकें है ना। देखिए, अब कोई भी जमात जो है वो आइन कानून से मुबर्रा तो नहीं है। नहीं है सबत, ये जो बात की है ये बात तो मैंने जी कहते हैं तो आप करते रहे जी एग्जैक्टली ये तो ज़ाहिर बात है। अब आप लोग खैर सोच भी रहे होंगे, अब तो ज़ाहिर बात है सुनह नजरसानी की अपील की भी आप लोगों की तरफ से बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसमें आप लोग रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। पॉलिटिकल मैं जानना चाहूंगा, मैनिफेस्टोज की भी बात हो रही है, आपने खुद बताया कि जी इतनी फिगर है सर्कुलर डेट की। पीटीआई को उस हवाले से भी कोई खाका जहन में कि किस तरह मामला को आगे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले तो मेरी कोई पर्सनल आदिल शाह ज़ेब से मेरी कोई पर्सनल रंजिश है, मेरी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स किया कि अगर वो कल तक के वाक़यात की मजम्मत करते हैं जो पास्ट में माजी में जो हुए, किसी साफ़ी के साथ हुआ या सियासी जमात के साथ हुआ, या उन्होंने मरीम नवाज़ के वाले से कोट किया कि जिस तरह उनके होटल के, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं राना सनाउल्लाह के साथ अगर ज्यादती हुई तो मैं आपके नेशनल टीवी पर बैठ के, इससे कबल भी मैंने माना कि हाँ राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई, जब हो रही थी उस वक्त माना था। आप उनकी मीडिया टीम में थे ना। देखिए हर पार्टी में मुख्तलिफ आरा बिल्कुल होती है। अगर उस वक्त देखिए, उस वक्त एक केस कोर्ट में था और जब शवाहिद सामने आए और जब बात खुल के सामने आई तो लगा कि ठीक है ज्यादती हुई, ठीक है। अब क्या आदिल शाह ज़ेब मानेंगे कि जी ये इन्होंने एक बार भी मजम्मत की? इन्होंने तो जस्टिफाई किया कि जी आपके साथ जो हो रहा है वो क्योंकि आपने 9 मई किया या क्योंकि आपने एक नैरेटिव बिल्ड किया, तो आप जस्टिफाई कर, एक तरफ आप जस्ट, मतलब ये कि आज आप ठीक है कोर्ट के फैसले तो एक अलग बात है कि वो एक अलग बहस हो जाती है कि आप उसको उसकी फेवर में जाए, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगी, कोई फैसला है पब्लिक प्रॉपर्टी के वाकयात की तो आप पीटीआई के तमाम कारकुनान लीडरान मजम्मत करते हैं। देखिए ये तो इस पे तो कोई इख्तिलाफ वाली बात ही नहीं है कि जहां पे वायलेंस होगा या जहां पे किसी सिविलियन इंस्टॉलेशन के ऊपर या मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, कहीं भी जब सिविलियन के ऊपर वो नहीं होना चाहिए तो हम ये कैसे वो कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये, अब यहाँ पे आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि जिसने 9 मई के वाकयात में जो शख्स भी मुलव्वस है, क्या उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अगर मैं आपसे ये मुतालबा करता हूं कि सजा मिलनी चाहिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं मुलव्वस निकलता हूं और आप मुझे ऑप्शन दे देते हैं कि जी मैं अगर आपके प्रोग्राम में निकल आऊं या फलां के घर से बरामद हो जाऊं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे, तो क्या आदिल शाह ज़ेब साहब आप इस बात पे आप इसको इंसाफ कहेंगे या मुझे सजा मिलनी चाहिए या सबको फिर सजा मिलनी चाहिए? हाँ। या फिर सबको जो है वो ये जो इंसाफ है कि जी ये आपका इंसाफ कीजिए, अगर आप ये चीज एक्सेप्ट कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, इस चीज को आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बाकी बातें तो छोड़ें। हाँ। मतलब जिसने जुर्म किया है, ठीक है, या आप माफी नहीं है, सजा जवाब दीजिएगा। फिर मैं कादिर साहब के पास जाना था। आदिल, इस पे आप समझते हैं, आप इसको बुरा समझते? बात करूंगा। एक तो ये है कि इनको फिर ये पता नहीं है, ना इन्होंने मेरे शोज देखे हैं, ना ये ट्विटर पे शायद इन्होंने जहां मेरी आ रहा है कि जिस चीज की हमने मजम्मत की है उस वक्त भी आज भी की है, ठीक है। दूसरा, 9 महीने जिसने जो किया, अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, उनको वो बिल्कुल नाकाबिले माफी है। 9 मई की आड़ में जिसके साथ जो हो रहा है, 9 मई की आड़ में अगर जिसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्लियर कह रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की है, किसी ने अगर इंटरव्यू दिया है, किसी ने जो किया है, जो बंदा मुलव्विस है वो बिल्कुल चाहिए। मेरी तो जो परवेज खटक साहब पे आज तक ये टेक है कि जो बीआरटी में उस वक्त करप्शन हुई और मुबैना तौर पर वो पैसे पार्टी फंड्स में आए 2018 के इंतखाबात के लिए, आज वो बंदा काबिले माफी कैसे बन गया है? तो पॉइंट टेकन। आदिल भाई, मैं जरा जनरल कादर आपका पॉइंट सर आगे आपने वजाहत से कहा। सर यहाँ 9 मई की भी बहस चली है, मैं आपका भी मौक़िफ़ जानना चाहूंगा। ये जाहिर बात है एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, यौम स्याह के तौर पे इसको हमेशा देखा जाता है। आप क्या राय रखते हैं? आपका मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब बल्ला छिन गया, अब आप तीर के निशान पे वोट मांग रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज वाले शेर के निशान पे, मौलाना फजल रहमान साहब वाले किताब पे, जमात इस्लामी वाले जो है वो मीज़ान पे मांग रहे हैं। क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले इलेक्शन में 2.25 करोड़ वोटर थे, इस हवाले से आपकी क्या राय है? शाह साहब, मेरी राय बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है, सोल्जर हूँ, दाएं बाएं में नहीं जा सकता हूँ। पाकिस्तान का एक आइन है,
उस आइन के मुताबिक हमारी कंडक्ट जो है ना जानी है और हमें अपने कार्रवाई मामला को सुलझाना है। 9 मई को एक वाकया हो गया, उस वाकये के और वो सारी दुनिया को पता चला कि वो कैसे हुआ, कितनी तजवीज की गई अफवाज पाकिस्तान की, उस इंस्टीट्यूशन की जो लास्ट आपकी लाइन ऑफ डिफेंस है, उसके बाद कुछ नहीं रह रहा है। अगर उसकी तरह से तजवीज की जाती रही है की गई है, उसके नतीजे के तौर पर अगर कानून एक्शन में आया हुआ है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कभी भी कि इसको इस तरह से लिया जाए कि बिल्कुल अगर कानूनी तौर पर कोई जुर्म साबित हो जाता है फिर उसकी माफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को अगर आप इस तरह से तजवीज का टारगेट बनाएंगे तो मामला फिर सुलझ सकेगा। कानूनी तौर पर अदालत ने फैसला है, उसकी इंक्वायरी की गई है, पीटीआई के दौर में भी इंक्वायरी एसआई वगैरह किया गया, अब भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जेआईटी इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका फैसला उस तरीके से किया जाना चाहिए। और इसी तरह से बल्ले वाली कार्रवाई हुई है, फिर अगर अदालत ने फैसला किया हुआ है तो अदालत के सामने को ले जाना चाहिए था, और मेरे ख्याल में तो बड़ा पॉजिटिव उसका रिएक्शन आया था। वहीं पर गौर खान साहब थे, बाकी मुखराज वहां पर थे पीटीआई के, सब ने जिसको एक्सेप्ट कर लिया, वहीं पर उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया कि वो फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा लेना है, और बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट था। नहीं, लेकिन साथ में मायूसी का भी इजहार किया था सर उन्होंने। जी, मायूसी का भी साथ में इजहार किया था। तो ठीक है, मायूसी का इजहार किया था, लेकिन हम लीगल चीजों को सियासी न बनाए तो उसमें बेहतरी होगी हमारी। अगर कोई चीज लीगली आईन पाकिस्तान के मुताबिक, हमारा एक सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो एक फैसला करती है तो हमको लब्बैक करना चाहिए, उसके फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसके